नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केबी एजुकेशन में। आज हम लोग यूपी लेखपाल के सिलेबस को दृष्टिकोण में रखते हुए जो यूपी लेखपाल के सिलेबस में ग्रामीण समाज में विकास का पोर्शन दिया है, उसी के तहत जो भूमापन की प्रमुख विधियां होती हैं उनसे संबंधित जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए या फिर पूछे जाने की संभावना है, उन सभी को इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया गया है। पूरे वीडियो ध्यान से देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको लेखपाल की परीक्षा की तैयारी करने में इससे काफ़ी मदद मिलेगी। आज का पहला क्वेश्चन है कि जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांट कर नापा जाता है। तो जो ज्यामितीय आकृति की माप होती है जरीब सर्वेक्षण में, उसको त्रिभुज के आकार में, जी हाँ, त्रिभुज के आकार में लगा लिया जाता है, तब उसको मापने के लिए आसानी हो जाती है। तो जो आपका सही उत्तर होगा ये डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 हेक्टेयर का मान निम्नलिखित में से कितना होता है। तो 1 हेक्टेयर का जो मान होता है वो होता है 10,000 वर्ग मीटर। तो सही ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन है कि 1 एकड़ में कितना बीघा होता है। तो 1 एकड़ में ऑप्शन जो आपके सामने दिख रहे हैं वो है 5 बीघा, 7 बीघा, 12 बीघा, 10 बीघा। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा 5 बीघा। ठीक, 1 एकड़ में 5 बीघा होता है और 1 बीघा में 20 अंश होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में किया गया है। तो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची दी हुई है उसी के तहत जो भूमि सुधार है वो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31B यानी कि अनुच्छेद 31B है जो वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 31B है उसको देखते हैं हम किससे संबंधित। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ऑप्शन है अब मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 31A के अंतर्गत कतिपय अधिनियमों को विनिमय किया जाने से संबंधित, बिल्कुल सही, ये भी सही। अगला है भूमि सुधारों से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पारित कानूनों को न्यायालय द्वारा अवैध घोषित होने से बचाने से संबंधित, बिल्कुल ये भी 31B में उल्लेखित है। अगला ऑप्शन है कि अधिकतम जोत सीमा निर्धारण से संबंधित कानूनों को न्यायालय द्वारा अवैध घोषित होने से बचाने से संबंधित। जी हाँ, तो आपके जो ऑप्शन दिख रहे हैं ए बी सी, ये तीन के तीनों संबंधित है। तो सही उत्तर होगा उपयुक्त तो सभी डी। ठीक, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सुझाव हो तो कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता। तो चकबंदी के अधीन स्थायी चारागाह, इसको भी नहीं लिया जा सकता। स्मशान या फिर कब्रिस्तान, इसको भी नहीं लिया जा सकता। बाग, इसको भी नहीं लिया जा सकता। तो जो सही उत्तर होगा ये होगा ये सभी, यानी कि इनमें से किसी को भी नहीं लिया जा सकता है। अगला भारत क्वेश्चन है कि भारत में संपत्ति का अधिकार है। तो सभी लोग जानते हैं संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, क्योंकि ये पहले एक मौलिक अधिकार था लेकिन वर्तमान समय में 300 का में उल्लेखित एक कानूनी अधिकार के रूप में इसको उल्लेखित किया गया है। तो आपका जो सही उत्तर होगा ये ऑप्शन डी, जो विधिक अधिकार। ठीक, विधिक मतलब कानूनी होता है। अगला क्वेश्चन है कि भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली। तो जो भूमि सुधार से संबंधित जितने भी कार्यक्रम लागू हुए हैं उनको लागू करने में जो सबसे ज़्यादा सफलता मिली थी वो मिली थी पश्चिम बंगाल को। जी हाँ, पश्चिम बंगाल को सबसे ज़्यादा भूमि सुधार के कार्यक्रम लागू करने में सफलता मिली थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि डंपी लेवल यंत्र में समतल स्क्रू की संख्या कितनी होती है। तो जो आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं वो 6, 3 या 5, 4, 5। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, 3 या 5। जो समतल स्क्रू की संख्या होती है वो 3 या फिर 5 होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है। तो जो चकबंदी का उद्देश्य नहीं होता है देखते हैं क्या नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन है कृषि जोतों का अपखंडन रोकना, बिल्कुल है। दूसरा ऑप्शन है जोतों का उपविभाजन रोकना, ये उद्देश्य भी है। बड़े पैमाने की कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना, ये तो बिल्कुल नहीं है। अगला ऑप्शन है कि कृषकों को अलग अलग खेतों के और एक स्थान पर एकत्रित करना। जी हाँ, यानी कि जो आपका जो सही उत्तर होगा 1, 2, 3 ये तो हैं। अब से आपसे पूछा जा रहा है कि चकबंदी का उद्देश्य नहीं है, तो जो चकबंदी का उद्देश्य नहीं है ऑप्शन सी होगा, बड़े पैमाने पर कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना, ये चकबंदी का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञात उच्चता का सापेक्ष स्थिर बिंदु क्या कहलाता है। तो सापेक्षता का जो स्थिर बिंदु होता है वो होता है बेंचमार्क। तो आपका जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था, जी हाँ, रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने शुरू किया गया था भारत में। तो जो रैयतवाड़ी प्रथा थी भारत में जो शुरू की गई थी वो अगर आपको ध्यान हो तो आपने पढ़ा होगा, एक अंग्रेज की गवर्नर थे टॉमस मुनरो। जी हाँ, जो टॉमस मुनरो थे उन्होंने ही रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने ग्रामीण सामाजिक विकास में सर्वाधिक योगदान दिया।
तो ग्रामीण विकास में जो सबसे ज़्यादा योगदान दिया, अगर आपने पढ़ा होगा, जो 73वें संविधान संशोधन है, जिसके तहत पंचायतों में 1/3 आरक्षण की बात की गई थी महिलाओं की, तो ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त था। तो आपके जो ऑप्शन दिख रहे हैं, भूमि श्रमिकों को वैसी भूमि के पट्टे देना, ये बिल्कुल भी नहीं था। अगला है समाज के कमजोर वर्गों के पाल्यों को छात्रवृत्ति प्रदान करने संबंधित, ये भी नहीं था। अगला है संविधान के 73वें संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 स्थानों का महिलाओं के लिए आरक्षण, ये बिल्कुल सही है। ठीक, तो आपका ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय इकाई है? तो जो भू मापन होता है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो होता है हेक्टेयर में। तो भारत में, इसीलिए भारत में भी हेक्टेयर की प्रणाली अपनाई गई। हाँ, हालांकि प्राचीन काल में जरीब पद्धति अपनाई जाती है। कौन सी? जरीब पद्धति, बस भारत की सबसे प्राचीन पद्धति भूमापन की। लेकिन वर्तमान समय में कौन सी? हेक्टेयर है, और 1 हेक्टेयर में कितना? 5 बीघा होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारत में पारंपरिक तौर पर भू क्षेत्रफल, जी हाँ, भारत में पारंपरिक तौर पर भू क्षेत्रफल हेतु निम्न में से इसका प्रयोग किया जाता है? तो जो भूमापन का पारंपरिक तौर पर अगर आपसे पूछा जाए तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो जरीब, चतक, अंकनम, ये सभी। जो भारत के अगर भूमापन की परंपरागत पद्धतियों की बात की जाए तो जो सबसे प्राचीन पद्धति वो थी जरीब। जी हाँ, जरीब पद्धति में ही भूमापन का प्रयोग किया जाता था परंपरागत रूप से। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो जो जमींदारी प्रथा शुरू हुई थी, अगर आपको ध्यान होगा तो आपने एक गवर्नर जनरल का नाम सुना होगा, वो आए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। जी हाँ, स्थायी भू बंदोबस्त भी इन्होंने लागू किया था, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही जमींदारी प्रथा की शुरुआत की थी। इससे होता क्या था कि अंग्रेजों को कर एकत्रित करने में कोई समस्या नहीं हुई, हालांकि बहुत दिनों तक ये परंपरा चल नहीं पाई थी। अगला क्वेश्चन है कि पारंपरिक मापन इकाई चेन निम्नलिखित में से किसके बराबर होती थी? जो पारंपरिक तौर पर जो मापन की पद्धति होती थी चेन, इसको यानी कि इसकी वैल्यू क्या होती थी? तो 66 फुट, ये बिल्कुल होती थी। 22 गज, ये भी बिल्कुल सही है। अगला 100 कड़ियाँ, ये भी सही है। यानी कि आपके तीन के तीनों सही हैं, तो ये सभी यानी कि उपयुक्त तो सभी ऑप्शन सही हैं आपके। ठीक, अगला है निम्न में से कौन भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था? तो भारत में जो सबसे पहले भूमि सुधार लागू हुआ था तो वो चकबंदी ही लागू हुआ था। तो आपका जो पहला ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, चकबंदी। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी लंबाई के मापन हेतु प्रयुक्त नहीं की जाती है? तो जो लंबाई का मापन किया जाता है वो रूढ़ इसमें किया जाता है, जरीब इसमें भी किया जाता है, पोल इसमें भी किया जाता है, तो करमिन नहीं किया जाता। ठीक, किसमें? करमिन नहीं किया जाता है। तो आपका जो ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में किया गया है? तो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसके तहत जो भूमि सुधार कानून बनाया गया है, तो भूमि सुधारों से संबंधित जितने भी विषय होते थे ये राज्य सूची को दिए गए, यानी राज्य इसमें कोई भी बदलाव कर सकते थे। तो यानी कि राज्य सूची में भूमि सुधारों से संबंधित विषय उल्लेखित हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं था? तो चकबंदी के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? क्योंकि कोई भी योजना या कार्यक्रम लागू होता है तो कोई ना कोई उसका उद्देश्य होता है। तो चकबंदी के जो उद्देश्य नहीं थे, पहला ऑप्शन है आपका कृषकों को अलग अलग खेतों का एक स्थान पर एकत्रित करना, ये बिल्कुल उद्देश्य था। जोतों का उपविभाजन रोकना, ये भी था, क्योंकि अगर छोटे छोटे टुकड़ों में हो गए तो उतनी अच्छे तरीके से किसान खेती नहीं कर सकता जितना कि एक जगह पे अगर उसकी खेती होगी तो। अगला है कृषि जोतों का उपखंडा रोकना, ये भी चकबंदी का उद्देश्य था। अगला ऑप्शन है कि बड़े पैमाने पर कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना, तो ये बिल्कुल भी नहीं था। जी हाँ, तो आपका जो सही उत्तर होगा चकबंदी का कौन सा उद्देश्य नहीं था? तो बड़े पैमाने पर कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना, यही आपका नहीं था। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्न में से चेन की लंबाई 66 फीट होती है। ठीक, तो चेन की लंबाई 66 फीट होती है, किसमें होती है? तो किस चेन की 66 फीट लंबाई होती है? इंजीनियर चेन, रेवेन्यू चेन, गंटर चेन, मीटर चेन। तो जो एक चेन की जो 66 फीट लंबाई होती है वो होती है गंटर चेन। जी हाँ, जो गंटर चेन होती है इसकी लंबाई होती है 66 फीट। ठीक, ये भी एक मापन की पद्धति है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारतीय संविधान के तहत भारतीय संविधान संशोधन में भूमि सुधार, जी हाँ, भारतीय जो भूमि सुधार कानून आए हैं या फिर कई सारे भूमि सुधार कानून कार्यक्रम लागू हुए, तो उनका जो मार्ग प्रशस्त हुआ था वो किस अधिनियम के तहत हुआ? तो पहला ऑप्शन है आपका संविधान का जो पहला संशोधन अधिनियम 1951, दूसरा है चौथा संशोधन अधिनियम 1955, संविधान का 17वां संशोधन अधिनियम 1964, और अंतिम ऑप्शन है आपका
कि संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम 1978। तो जो भारत में संविधान संशोधन से संबंधित जो भारत में भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ था, तो वो हुआ था पहला जो संविधान संशोधन आया था 1951 में। इसी के तहत भूमि सुधारों के मार्ग प्रशस्त हुए थे, जिसके तहत 10वीं अनुसूची अनुसूची जोड़ी गई थी और उसके तहत ये भूमि सुधार संबंधित उसी में उल्लेखित किए गए थे। तो आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भूमि सुधार है? तो भूमि सुधार कौन सा है? ऑप्शन दिया है मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, भू जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, भूमिहीनों को कृषि योग्य भूमि का वितरण, और अंतिम ऑप्शन है कि चकबंदी। जी हाँ, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा भूमि सुधार है। तो भूमि सुधार अगर आपने पढ़े होंगे तो जो भूमि सुधार कई सारे हुए हैं आज तक, तो जो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सही उत्तर होगा, तो जितने भी आपको दिख रहे हैं मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारों का सुधार, भू जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, चकबंदी, भूमिहीनों को कृषि योग्य भूमि वितरण करना, ये सभी के सभी उद्देश्य थे भूमि सुधार से संबंधित। जो जिस ऑप्शन ने आपको सही दिखना मिल जाए, इसमें एक तीन इसमें पूरे नहीं है, इसमें भी पूरे नहीं, इसमें नहीं, उपयुक्त में से सभी ठीक, यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा ये डी होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि एक बिस्वा कितने के बराबर होता है? तो जो एक बिस्वा की माप होती है, जी हाँ, जो एक बीघा होता है, एक बीघा में 20 बिस्वा होता है। आपसे यहाँ पे लेकिन पूछा जा रहा है कि एक बिस्वा में कितने भाग होते हैं, या फिर एक बिस्वा किसके बराबर होता है? तो जो एक बिस्वा होता है ये 20 बिस्वांशिक बराबर होता है। जी हाँ, एक बीघा 20 बिस्वे के बराबर होता है और एक बिस्वा 20 बिस्वांशिक बराबर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, पटल सर्वेक्षण को सर्वाधिक प्रभावित करता है। तो पटल सर्वेक्षण को जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, आपके ऑप्शन है दिक् स्थापन, समतल, संकेंद्रण, इनमें से कोई नहीं। तो जो पटल सर्वेक्षण होता था उसको जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता था वो दिक् स्थापन ही प्रभावित करता था। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन है, दिक् स्थापन की कौन सी विधि शुद्ध और बाहरी प्रभाव को मुक्त विधि से संबंधित थी? जी हाँ, जो दिक् स्थापन की कौन सी विधि शुद्ध और बाहरी प्रभाव से मुक्त थी? तो जो इसका जो सही उत्तर होगा, आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, पश्चावलोकन, द्रोणी कंपास विधि, दोनों विधि। तो जो सही उत्तर आपका होगा, ये जो दिख रहा है आपका पश्चावलोकन विधि, यही आपका सही उत्तर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधारों से संबंधित था? तो भूदान आंदोलन, चिपको आंदोलन, ये तो जो चिपको आंदोलन थे ये पर्यावरण से संबंधित था, तो जो भूदान आंदोलन था यही था, और ये भूदान आंदोलन को विनोबा भावे जी ने शुरू किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि संसद आदर्श ग्राम योजना, जवाहर रोजगार योजना, लघु कृषक विकास योजना, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना, ये जो संबंधित योजनाएं थी ये कौन सी योजना के बाद लागू की गई थी? तो जो सभी योजनाएं थी ये संसद आदर्श ग्राम योजना के हाल प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो भूदान आंदोलन यह एक सरकारी आंदोलन था जिसमें सरकार ने बड़े किसानों से उनके द्वारा खेती न की जा रही भूमि को अधिग्रहित करके भूमिहीन किसानों को वितरित किया जाना। तो बिल्कुल भी ये सरकारी तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया। जब आपको पहला ही ऑप्शन मिल गया है कि ये नहीं था, तो आपका सही उत्तर ये हो जाएगा, आगे आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एयर मापन की एक इकाई है। जी हाँ, एयर मापन की कौन सी इकाई है? तो इससे किसके मापन में प्रयुक्त किया जाता है? तो जो एयर मापन एक इकाई है, इसको जो प्रयुक्त किया जाता है वो क्षेत्रफल के मापन में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी एक एकड़ के बराबर होता है? तो अगर एक एकड़ की बात की जाए कि एक एकड़ की लंबाई कितनी होती है, तो जो एक एकड़ होता है 0.4048 हेक्टेयर, ये भी बिल्कुल सही है। 4840 वर्ग गज, ये भी सही होता है, और 100 बिस्वा के बराबर ही भी होता है। तो आपके जो तीन के तीनों विकल्प सही हैं, तो ये सभी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था? तो अगर इसकी बात की जाए तो जमींदारी, महलवाड़ी व्यवस्था, काश्तकारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो जो इसमें जो सही उत्तर आपका होगा ये महलवाड़ी व्यवस्था। जी हाँ, महलवाड़ी व्यवस्था में संयुक्त स्वामित्व होता था ग्राम समुदाय का। ठीक,
अगला क्वेश्चन है, दाएं विचलन कोण से सीधा चढ़ा जा सकता है। जी हाँ, दाएं विचलन कोण से सीधा चढ़ा जा सकता है उपकरण को सेट करके। तो किस उपकरण को सेट करके किस प्रकार से दाएं विचलन के कोण को सीधा चढ़ा जा सकता है? तो पहला ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है कि पिछले स्टेशन या शून्य पर, पिछले स्टेशन या 90 डिग्री पर, पिछले स्टेशन या 180 डिग्री पर, और जो अंतिम आपका ऑप्शन दिख रहा है पिछले स्टेशन या 270 डिग्री पर। तो जो आपका सही उत्तर होगा ये पिछले स्टेशन या फिर 0 डिग्री पर। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण अवस्थापना यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कोष का वित्तीयन किया जा रहा है। तो यानी कि जो ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का वित्तीयन किसके द्वारा होता है, यानी फाइनेंस किसके द्वारा दिया जाता है? तो जो ये फाइनेंस दिया जाता है जो ग्रामीण अवस्थापना स्ट्रक्चर को, तो ये दिया जा रहा है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, नाबार्ड द्वारा, कुछ चुने हुए राष्ट्रीयकृत ग्रामीण बैंकों द्वारा। तो जो सही उत्तर होगा ये होगा नाबार्ड। जी हाँ, नेशनल बैंक फॉर रूरल एग्रीकल्चर रिफरेंशियल डेवलपमेंट है। ठीक, नाबार्ड के द्वारा इसको दिया जाता है। ठीक। अगला ऑप्शन आपके सामने जो है, ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों विशेष महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने की पहली कड़ी क्या है? तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में कमज़ोर वर्ग विशेषकर महिला और जो बच्चे होते हैं उनके स्वास्थ्य तक सेवाएं पहुंचाने के लिए जो पहुंच की कड़ी होती है वो सबसे अच्छी कड़ी होती है वो, जी हाँ, आशा। जी, आपके ग्रामीण क्षेत्र में आप देखते होंगे तो जो आशा बहुएं होती हैं वही सबसे अच्छी पकड़ का या कड़ी होती हैं, उनके माध्यम से बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि आशा निम्नलिखित में से किससे संबंधित होती है? तो जो आशाएं होती हैं जी, अगर आपने देखा हो तो एक प्रकार की सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती हैं। ठीक, तो चिकित्सा ये होती नहीं, चिकित्सा प्रभारी ये भी नहीं होती है, स्वास्थ्य अधिकारी ये भी नहीं होती है, किसी प्रकार के अधिकारी नहीं होती, बल्कि ये सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में अपना कार्य करती हैं। पहले तो इसको कुछ वेतन भी नहीं दिया जा सकता है, हाँ, वेतनमान के रूप में कुछ दिया जाता है, किंतु अब तो फिक्स रूप से लगभग कुछ पैसा इनको दिया भी जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि लेवल स्टाफ यंत्र यानी कि लेवल यंत्र से स्टाफ पाठ्यांक पढ़ना चाहिए। तो जो लेवल यंत्र से स्टाफ पाठ्यांक होता है उसको पढ़ने के लिए जो किया जाता है वो ऊपर से नीचे की ओर, जी हाँ, पहला ऑप्शन आपका ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर या नीचे स्टाफ आशंकित नहीं होते हैं। तो जो आपका सही उत्तर होगा ऊपर से नीचे की ओर लेवल यंत्र से स्टाफ पाठ्यांक पढ़ना चाहिए। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा निम्न में से किस इकाई का प्रयोग भू क्षेत्रफल मापन में किया जाता है? तो ये जो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा हैं इनमें से भू क्षेत्रफल के मापन हेतु क्या प्रयुक्त किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो पंजाब, हिमाचल, हरियाणा होते हैं यहाँ पे मुरब्बा, जी हाँ, मुरब्बा पद्धति से भू मापन किया जाता है। किससे? मुरब्बा से। ये खाने वाला मुरब्बा नहीं बल्कि भूमापन की पद्धति होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की इकाई नहीं है? तो एकड़, करम, कैनाल, अंकनम। तो आप इनमें से, हमको लगता है काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ये एक बार पूछा भी जा चुका है एमपी लेखपाल, एमपी पट वहाँ सॉरी राजस्थान पटवारी में, राजस्थान पटवार में ये क्वेश्चन आ भी चुका है। तो वो ध्यान से देखिएगा, ये भूमापन से चूँकि लेखपाल का कार्य भी यही सब होते हैं तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आना लाजमी है। तो जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा करम, कैनाल, एकड़ और अंकरम, ये तीन के तीनों ये भूमापन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है कि सहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है? तो सहजहानी जरीब की जो लंबाई होती है वो होती है 165 फुट। जी हाँ, तो 165 फुट होती है सहजहानी जरीब की लंबाई। तो जो आपका सही ऑप्शन होगा ये ऑप्शन सी इज राइट। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि एक घंटारी जरीब कितनी होती है? तो जो एक घंटारी जरीब होती है, अगर आपने पहले भी पढ़ा होगा तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो लेखपाल की परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो इसके लिए कई सारे जो ग्रामीण विकास का पोर्शन दिया हुआ है आपको, इसकी तैयारी के लिए आपको कई सारे सोर्सेस उपलब्ध कराने पड़ेगी या फिर कोई सारे सोर्सेस से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो ये ग्रामीण विकास और समाज का पोर्शन इसको आप एक तरीके से नहीं तैयार कर सकते। ठीक। तो जो आपका जो इसमें आपका जो अंतिम क्वेश्चन था आज का कि एक घंटारी जरीब की लंबाई कितनी होती है, तो एक घंटारी जरीब की जो लंबाई होती है वो होती है 132 फीट। ठीक, 132 फीट जो होती है वो एक घंटारी जरीब की लंबाई होती है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कोई सुझाव हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।
अगर आप वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहाँ से आपको डेली वीडियोज के पीडीएफ मिलेंगे और डेली का डेली आपको करंट अफेयर भी वहाँ पे मिलता है।